नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े कह सकते हैं भूचाल की। एक ऐसी कहानी है ये जिसमें वफादारी, महत्वाकांक्षा और विचारधारा इन सब के बीच की लकीरें ना पूरी तरह से धुंधली हो गई। ये जो शब्द है ना, ये इस पूरी कहानी का वजन बताते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ कुछ नेताओं का पार्टी बदलना नहीं है, बल्कि उस आंदोलन की, उस आइडिया की सरेआम हत्या है जिसने इस पार्टी को जन्म दिया था। और इस राजनीतिक भूचाल का पैमाना क्या है? ये नंबर 7/10। जरा सोचकर देखिए, आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद रातों रात पाला बदल लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मतलब कमाल ही हो गया। तो सवाल यही उठता है, और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टी एक क्रांति की नींव पर बनी थी, वो अचानक अंदर से ही कैसे ढह गई। क्या ये एक नेता की चूक, या फिर ये उन लोगों का धोखा था जिन्हें उसी नेता ने तराशा था? चलिए इस कहानी के दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हुआ कैसे। और देखिए, इसे सिर्फ एक इस्तीफा समझना बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक बहुत ही सोची समझी प्लान्ड एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से चौंका दिया, और वो भी तब जब वो सबसे ज्यादा कमजोर थे। इन 7 सांसदों ने इसी कानूनी रास्ते का इस्तेमाल किया। देखिए, कानून कहता है कि अगर 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी बदलते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि मर्जर यानी विलय माना जाएगा। इसका मतलब साफ था, किसी की भी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं। क्या कमाल का और बहुत ही सफाई से खेला गया दांव था। तो चलिए अब कहानी के पहले पहलू पर आते हैं, जो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर आकर रुकता है। यहां एक बहुत मजबूत मेटाफर इस्तेमाल किया जाता है कि केजरीवाल वो जौहरी थे जो अपने हीरे संभाल ही नहीं पाए। तो आरोप क्या है? आरोप ये है कि केजरीवाल का अहंकार, उनका ईगो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पार्टी में डायलॉग की, बातचीत की कोई जगह ही नहीं बची। बस ऑर्डर्स दिए जाते थे। और कहते हैं कि जैसे ही कोई नेता थोड़ा ऊपर उठता, थोड़ा चमकता, तो उसे अपनी कुर्सी के लिए खतरा समझने लगते थे। बस यही वो माहौल था जिसने बगावत के लिए, कह सकते हैं, पूरी जमीन तैयार कर दी। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम इतिहास देखें तो प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और अब राघव चड्ढा और बाकी लोग, ये लिस्ट दिखाती है कि केजरीवाल के कई करीबी और बड़े सहयोगी अब उनके साथ नहीं हैं। तो ये जो हालिया बगावत है ना, एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगती है। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक सवाल उन बागियों की नीयत और उनकी ईमानदारी पर भी उठता है जिन्हें कभी हीरा कहा जाता था। यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है, जो विरोधाभास है, वो एकदम साफ दिखता है। जो लोग सिस्टम को बदलने निकले थे, वो आज उसी सिस्टम का, उसी सत्ता का हिस्सा बन गए हैं। मतलब जैसा कहा जा रहा है, ये क्रांतिकारी से दरबारी बनने का सफर है। तो क्या ये मामला सिर्फ तानाशाही का था, या फिर इसके पीछे सीबीआई और ईडी की जांच का डर भी था? क्या ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, लालच और डर का एक कॉकटेल था जिसने इन नेताओं को उस इंसान के खिलाफ खड़ा कर दिया जिसने उन्हें राजनीति में पहला मौका दिया था? तो ये हैं कहानी के दो पक्ष। एक तरफ केजरीवाल का कथित अहंकार और तानाशाही रवैया, तो दूसरी तरफ बागियों की अपनी महत्वाकांक्षा और उनका डर। सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में ही छिपा है। चलिए अब इस बगावत के 3 मुख्य चेहरों पर एक नजर डालते हैं। इससे हमें कहानी के पर्सनल और स्ट्रेटेजिक दोनों पहलुओं को समझने में थोड़ी और मदद मिलेगी। सबसे पहले राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय, पार्टी का मॉडर्न, पढ़ा लिखा, कॉर्पोरेट चेहरा, केजरीवाल के इतने करीब कि पंजाब में तो उन्हें सुपर सीएम तक कहा जाने लगा था। तो सवाल ये है कि असल में हुआ क्या? क्या राघव चड्ढा को पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा था जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, या फिर ये जांच एजेंसियों से बचने का एक सेफ एग्जिट था और बीजेपी में जाना, जैसा कि लोग कहते हैं, एक वॉशिंग मशीन में धुलने जैसा था? अब बात करते हैं संदीप पाठक की। आम आदमी पार्टी के चाणक्य, आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर, डेटा के जादूगर और गुजरात से लेकर पंजाब तक पार्टी की कई बड़ी जीतों के पीछे इन्हीं का दिमाग माना जाता था। अब उनके जाने को लेकर भी 2 बातें कही जा रही हैं। पहली कि लोकसभा चुनावों में उनकी रणनीति पूरी तरह फेल हो गई, जिसकी जवाबदेही तय हुई। और दूसरी कहानी ये है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप उन्हें क्लर्क की तरह ट्रीट कर रही थी, जो उनके स्वाभिमान को मंजूर नहीं था। और अब स्वाति मालीवाल, इनका मामला इस बगावत का सबसे भावनात्मक और कह सकते हैं सबसे पेचीदा मोड़ है। सालों तक पार्टी में महिला अधिकारों का चेहरा रही स्वाति,
उनके साथ मुख्यमंत्री आवास पर जो कथित मारपीट हुई वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। यहाँ भी दो पक्ष सामने आते हैं। क्या ये एक महिला का अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक सैद्धांतिक स्टैंड था क्योंकि उसे लगा कि पार्टी ने उसे न्याय नहीं दिलाया, या फिर ये एक व्यक्तिगत घटना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश थी जिसमें वो, जैसा कि आरोप है, बीजेपी के पिच पर बैटिंग कर रही थीं? आखिर में ये कहानी सिर्फ एक पार्टी की अंदरूनी लड़ाई झगड़े की नहीं है, ये जनता के भरोसे और एक आंदोलन के टूटे हुए वादे की कहानी भी है। पार्टी के अंदर चीजें कितनी उलझ चुकी थीं, इसका एक बड़ा अजीब सा उदाहरण है चंडीगढ़ की कोठी नंबर 50 की कहानी। सोचिए, जो घर पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए था उसमें राघव चड्ढा रहते थे और केजरीवाल एक दूसरे सांसद के घर में। ये बस एक छोटी सी बात है जो दिखाती है कि नियम और नैतिकता की रेखाएं कितनी धुंधली हो चुकी थीं। ये लाइन ना राजनीति की उस कड़वी सच्चाई को दिखाती है जहां आदर्शवाद, आइडियलिज्म अक्सर कुर्सी की लड़ाई में कहीं खोसा जाता है। ये एक आंदोलन से मोह भंग की कहानी है। तो हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस पूरी कहानी में असली गलती किसकी है? उस जौहरी की जो हीरे और पत्थर में फर्क नहीं कर सका, या उन हीरो की जो बाजार में बिक गए? मतलब विश्वासघात ज्यादा बड़ा है या उसे पहचानने में हुई चूक? इसका फैसला शायद वक्त और जनता ही करेगी।